चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू किया जाए। चलिए फिर देखा जाए। आज ये क्लास आज इकोनॉमिक्स पर रहेगा, अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अभी मई में यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को देखते हुए जो प्रैक्टिस सेट होता है पीटी का, तो उसी पीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आज बहुत दिनों के बाद एक क्लास हो रहा है, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। बाकी तो क्लास होते होते देखा जाएगा कैसे है, क्या क्लास में दिखाई दे रहा है या क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा मेहनत से देखना पड़ेगा वीडियो। अगर जो भी देखेंगे 1 2 4 लोग 10 लोग जो भी देखते होंगे, अगर उनके प्रॉफिट का है तब तो देखें, अगर प्रॉफिट का नहीं है तो जैसे कि पिछली हर वीडियो में हम बताते हैं कि इस क्लास को देखने का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक रहेगा, ज़्यादा बकवास नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन संभवतः वही पढ़ाएंगे। और जैसे कि पीछे 30 वीडियो या 35 वीडियो जो भी क्लास हो गया इस चैनल पर, हालांकि बहुत दिनों के बाद ये क्लास छोड़ रहे हैं, तो चलिए देखा जाएगा क्लास कैसा होता है। बाकी तो जो पढ़ने वाले होंगे 1 2 4 10 लोग, उनके लिए तो बेनिफिट तो देगा ही क्लास। तो बाकी बात बाद में करेंगे। अब ये चलिए क्लास देखा जाए टाइम की लिमिटेशन होते हुए। आज क्योंकि क्लास है इकोनॉमिक्स का, तो हम सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था होता है। करंट ओरिएंटेड रहेगा, जो कि एग्जाम में हमेशा जब भी देखा जाता है क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का हो, इन्वायरमेंट का हो, और चाहे वो इकोलॉजी का हो, कोई भी हो, जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो संभवतः एग्जाम ओरिएंटेड अर्थात करंट ओरिएंटेड ही होता है। जैसे कि बहुत दिनों के बाद एक क्लास लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा गलती हो सकता है कि बोलने में हो जाए, कहना कुछ और चाह रहे हो कुछ और बोल दें, तो ऐसा अगर होता है तो मैनेज करिए। बाकी जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट ओरिएंटेड एकदम अभी रिसेंटली का होगा वही बताया जाएगा। हम लोग इस चैनल पे अब कम से कम एग्ज़ाम आते आते तक, या जब एग्ज़ाम मई में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स का कम से कम 150 या 200 सवाल कर लेंगे। अगर ये क्लास ठीक ठाक चलता है तो हम लोग इसके बाद लेके आएंगे अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था लेके आएंगे, अर्थात पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यही क्वेश्चन बनाएंगे, यही इसका आंसर देंगे, क्योंकि अब इस पर कोई पीडीएफ वाला तो ऑप्शन है नहीं ना, हम जानते हैं कैसे किया जाता है। तो जैसे हमसे हो पड़ता है कराएंगे, लेकिन जो कराएंगे मेहनत से अच्छे से कराएंगे। एग्ज़ाम में प्रॉफिट जरूर देगा। पिछली के जो वीडियो पढ़ाए थे जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस क्लास से ढेर सारे क्वेश्चन जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के थे एग्ज़ाम में आए थे। क्योंकि इस चैनल पर केवल इकोलॉजी इन्वायरमेंट का ही क्लास पढ़ा हुआ है, बाकी कोई क्लास पढ़ाए नहीं थे। बाकी जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाया गया था एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस के, कम से कम नहीं तो करीब करीब इतने क्वेश्चन तो आए थे कि अगर पूरा जो ऑफलाइन क्लास किए थे फ्री के लिए काफ़ी था। अगर मैंने से रिवीजन करते तो शायद फ्री हो जाता, लेकिन सब कुछ रिवीजन पर है, मेहनत पे है। चलिए आज देखा जाए कि ये काम करता है बोर्ड की नहीं करता। काफ़ी दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं, तो आज है इकोलॉजी, सॉरी अर्थव्यवस्था है। तो आज जो है, बाकी आप लोग को तो पता है रेटिंग कैसी है हमारी। आज क्लास है अर्थव्यवस्था की, ठीक। चूँकि हम लोग को पता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, वैसे ही नॉर्मली कोई परिभाषा को लेकर नहीं बता रहे हैं, जो एक सिंपल वे में समझा जा सकता है वो ही हम लोग देखते हुए चलेंगे। हम लोग अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब निकालेंगे कि देश का, कोई भी देश हो, देश का आय कितना है और देश उस आय से व्यय कितना कर रहा है। आय में से जब व्यय निकालते हैं तो बचत बन जाता है, और यही बचत जो होता है उस देश के लिए एक प्रकार का जो लाभ होता है, जिससे देश आगे ग्रोथ करता है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो जाए, चाहे वो ये मान के चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश अपने यहाँ कुछ नया करे, चाहे यही पैसा जो बचत हुआ है देश, अब देश में जितना कमाया गया, जितना खर्च किया गया, जो बचत आया उससे, चाहे देश में ये क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम, मतलब कुछ भी जो नया होता है देश में, वो आय और व्यय से बचे हुए पैसे अर्थात बचत से ही किया जाता है। अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब यही होता है कि देश कितना पैसा कमाया है, देश में से कितना व्यय कर रहा है, उससे कितना बचत हो रहा। अब इसमें ढेर सारा टॉपिक रहेगा कि देश में पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है, देश कहाँ कहाँ से कितना पैसा कमाता है, उसका सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है,
जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, तो ये सब टॉपिक हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। बस इतना समझाने के लिए कि आज जो क्लास शुरू होने जा रहा है, कम से कम इसका 20 वीडियो तो होगा ही, तो अर्थव्यवस्था का ये कोई क्लास नहीं है, ये केवल एग्जाम ओरिएंटेड मई को देखते हुए, एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है। अगर यहाँ आप 20 भी क्वेश्चन करते हैं, 5 भी क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जो भी हो पाएगा हमसे एक दिन में, तो वो जरूर करके जाइए, बहुत एग्जाम में जो होगा हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मोटा मोटा आप लोग हिसाब किताब रखिए कि अर्थव्यवस्था पे क्या लोग हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का 2 प्रकार होता है, उस सब पे हम नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर हमको कराना है वही कराएंगे। अब अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि एक देश होता है, थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर से होता है, मैनेज करिए। देश का आय क्या है, मतलब देश पूरे साल में कितना पैसा कमाता है, देश उस कमाए हुए पैसे से अपने देश में कहाँ कहाँ खर्च करता है, और इसके बाद आय व्यय में जो पैसा बच जाता है देश उसका उपयोग कहाँ करता है, यही सब हमको पढ़ना होता है। और ढेर सारा टॉपिक होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लिए हैं, हालांकि जब कभी क्लास अर्थव्यवस्था का क्लास लेंगे तो उसमें ज़रूर बता देंगे ऑफलाइन में, या यहीं भी लेंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग का जो आज मोटिव है वो केवल ये है कि हम लोग आज ये देखें कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लिया जाए, थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आज जो क्वेश्चन है वो आरआरबी को लेकर है। आरआरबी इसका मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक, तो आरआरबी मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो ध्यान से देखिए। इसमें पूछा यह गया था कि जो आरआरबी होता है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, उसमें सरकारी बैंक, हाँ नहीं बैंक नहीं, उसमें क्या पूछा था कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या बताया गया कि इसकी जो स्थापना की जाती है, क्योंकि इसमें पीडीएफ आएगा नहीं तो पीडीएफ हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसकी स्थापना सरकारी बैंक और राज्य सरकार प्लस सार्वजनिक बैंकों द्वारा की जाती है। तो चलिए हम समझा रहे हैं क्या है ये, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये कहना क्या चाह रहा है, पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, क्या उसके स्थापना में सरकार की भूमिका होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होती है, उसमें राज्य सरकार की भूमिका होती है, और प्लस उसमें सार्वजनिक बैंकों की भूमिका होती है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, क्या उसकी स्थापना में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, सरकारी बैंक क्या उसमें शामिल होते हैं, क्या उसमें राज्य सरकार का पैसा होता है, क्या उसमें सार्वजनिक बैंकों का भी पैसा होता है। तो बिल्कुल, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें सरकारी बैंकों का योगदान होता है, राज्य सरकार का योगदान होता है, प्लस सार्वजनिक बैंक जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ठीक है, इनका भी क्या होता है, हिस्सेदारी होती है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चूँकि पीडीएफ हमको देखना पड़ेगा, इसमें पीडीएफ सेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की जो पूंजी होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वो 50% के होते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट का, अर्थात केंद्र सरकार का, सरकारी बैंक लिखे थे, केंद्र सरकार का जो क्या कहते हैं योगदान होता है इसके शेयर पूंजी में, तो वो होता है 50%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का जो योगदान होता है वो होता है 15%, और सार्वजनिक बैंकों के द्वारा इसमें जो निवेश किया जाता है वो निवेश किया जाता है 35%। तो कुल मिला के ये बताया गया कि जो आरआरबी है ये त्रिपक्षीय संस्था है। कई संस्था है तो त्रिपक्षीय संस्था। तो इसे नोट करते हुए चलिए, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा चूँकि पहला क्लास है और इसमें पीडीएफ हम बना नहीं पाए हैं, तो हमको पीडीएफ दे के बताना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। तो याद रखिए कैसी संस्था है ये, तो जो आरआरबी है वो त्रिपक्षीय संस्था है। कैसी संस्था है, त्रिपक्षीय संस्था है। इसमें जो इसकी जो स्थापना की जाती है वो संयुक्त रूप से की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की जो पूंजी होती है वो 50% होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की जो पूंजी होती है वो 15% की होती है, जबकि सार्वजनिक बैंकों के द्वारा में जो निवेश किया जाता है 35% निवेश किया जाता है। ये जो था ये पहला ऑप्शन था। ठीक,
इसके बाद क्या पूछा था इसकी निगरानी किसके द्वारा की जाती है। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। तो पहला तो होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, थोड़ा सा मैनेज करिए आज, थोड़ा सा भी जैसा होगा ठीक होता चला जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था कि जो आरआरबी की स्थापना होती है, कि आरआरबी की स्थापना में केंद्र सरकार की भूमिका होती है। बिल्कुल, केंद्र सरकार अपना जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसमें अपना 50% पैसा निवेश करता है, जबकि राज्य सरकार उसमें 15% पैसा निवेश करता है। जब सार्वजनिक बैंक जो होते हैं उसमें 35% जो पैसा होता है निवेश करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आरआरबी जो है, चूंकि आरआरबी में 3 वर्ड है तो इसे समझ लीजिएगा जो आरआरबी हो त्रिपक्षीय संस्था है। ऐसे भी ट्रिक से याद कर लिए कि आरआरबी में 3 वर्ड है तो आरआरबी त्रिपक्षीय संस्था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, प्लस सार्वजनिक बैंकों की हिस्सेदारी होती है। अब इसके आगे इसमें क्या पूछ रहा है, इसी में आरआरबी में ही क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या आरआरबी जो बैंक है, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इसकी निगरानी किसके द्वारा की जाती है। क्या इसकी निगरानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है? नहीं, इसकी निगरानी जो की जाती है वो राष्ट्रीय, ध्यान से देखिएगा, इसकी निगरानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो याद रखिए आरआरबी की निगरानी कैसे, मतलब आरआरबी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कितना पैसा निवेश हो रहा है, हर चीज़ की जानकारी, अर्थात इसकी जो निगरानी करता है। तो याद रखिए आरआरबी की निगरानी कौन करता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाबार्ड। तो याद रखिएगा अगर कभी एग्जाम में आया कि आरआरबी की निगरानी आरबीआई करता है तो ये क्या है, गलत है। ठीक, तो आरआरबी की निगरानी आरबीआई नहीं करता, आरआरबी की निगरानी जो करता है वो नाबार्ड करता है। कौन करता है? नाबार्ड। ऐसे हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो पहला वो हो गया था निवेश त्रिपक्षीय संस्था, सरकारी बैंकों का 15%, वाणिज्यिक बैंकों का 35%, केंद्र सरकार का 50% का जो होता है उसमें हिस्सेदारी होती है, शेयर पूंजी होती है। इसके बाद देखें तो त्रिपक्षीय संस्था है आरआरबी। आरआरबी के बाद आगे देखें आरआरबी के बारे में, तो आरआरबी जो है, आरआरबी की निगरानी आरबीआई नहीं करती। एग्जाम में यही पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन था कि क्या आरआरबी की निगरानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है? नहीं, आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंकों के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। जबकि इसका जो परिचालन किया जाता है, परिचालन इसका जो किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो चलिए ये पहला प्रश्न हम लोग का था जो तैयार हुआ। ठीक है, तो याद रखिए आरआरबी, अच्छा आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? तो आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी। तो याद रखिए आरआरबी की स्थापना कब की गई थी। अच्छा, आरआरबी की स्थापना अगर पूछेगा तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ठीक, तो आरआरबी की स्थापना जो हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक, ये तो बाद में देख लीजिएगा। तो याद देखिए आरआरबी की स्थापना कब की गई? तो आरआरबी की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976 के प्रावधान के तहत 1975 में की गई थी। तो याद रखिए आरआरबी की जो स्थापना की गई थी वो क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976। तो याद रखिए एक कानून है जिसका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। तो ये आरआरबी का होता। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड आरआरबी की निगरानी करती है, जबकि आरबीआई नहीं करता है। इसका परिचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976 के तहत क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक, इसमें जो है अगर आगे देखा जाए तो इसमें एक और प्रश्न था, वो था कि आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के लक्ष्य उनके समयोजित निवेश बैंक ऋण का 90% होता नहीं। तो याद रखिए जो आरआरबी होता है, आरआरबी के लिए जो होता है, आरआरबी जो किसी भी बैंक को अपने निवेश बैंक ऋण का, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, निवेश बैंक ऋण का, अर्थात जो आरआरबी होता है वो किसी भी बैंक को जो ऋण देता है वो अपने निवेश बैंक ऋण का केवल कितना प्रतिशत देता है? 75%। ठीक, समझ में आया? तो आरआरबी का जो निवेश बैंक ऋण होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 75%। अगर यहाँ 90% लिख के आया तो गलत है। तो आरआरबी का निवेश बैंक ऋण कितना होता है?
किसी भी बैंक को देने का। जो औसत होता है कितना प्रतिशत होता है? 75% होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक, तो समझ में आया आरआरबी से पहला क्वेश्चन। तो एक बार देख लीजिए ये वाला। एक दिन में अगर 10 भी क्वेश्चन हो पाता है तो बहुत है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोग को। आरआरबी के बारे में पूछा गया था। तो आरआरबी क्या है? ये त्रिपक्षीय संस्था है। हम लोग देखे तो, जो कि 3 वर्ड है, तो थोड़ा सा ठीक से याद कर लेंगे, चूँकि एग्जाम में आता है तो सॉल्व करना होगा। कैसी संस्था है? त्रिपक्षीय संस्था। आरआरबी के बारे में देखें तो आरआरबी चूँकि त्रिपक्षीय संस्था है तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती है। तो केंद्र सरकार जिसमें पूंजी निवेश करता है, पूंजी निवेश कितना प्रतिशत करता है पूंजी निवेश इसमें? तो 50%। इसमें जो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार जो पूंजी निवेश करता है वो कितना करता है? 15%। इसमें जो सार्वजनिक बैंक होते हैं उनका जो पूंजी निवेश होता है कितना होता है? 35%। याद रखिए, भी पूछा गया था। इसमें अगर आगे देखें तो आरआरबी की निगरानी कौन करता है? तो दिया गया था आरआरबी की निगरानी आरबीआई करता है। जब भी आएगा गलत है। आरआरबी की निगरानी कौन करता है? तो नाबार्ड करता है। ठीक, आगे आरआरबी के परिचालन कौन करता है? तो परिचालन राज्य सरकार करता है। कौन सरकार? राज्य सरकार। आगे से पूछा गया था। तो आरआरबी जो होता है वो किसी भी बैंक को जो ऋण देता है वो अपने निवेश बैंक ऋण का कितना प्रतिशत? अपने निवेश बैंक ऋण का कितना प्रतिशत देता है बताइए? तो 75%। ठीक, आगे जो आरआरबी होता है, जो ये आरआरबी जो है, आरआरबी की अगर देखें आगे तो हाँ, तो क्या था एक क्वेश्चन, हाँ, आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? तो आरआरबी की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976 के प्रावधान के तहत कब किया गया था? तो 1975 में। याद देखिए, 76 में 1976 का प्रावधान था, 1975 में किया गया था। तो चलिए, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक, आगे चला जाए। तो आगे क्वेश्चन क्या था? तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ हम बना नहीं पाते। ऐसे पीडीएफ बना होता तो यहीं देख के बता देते, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं। पढ़ाना होता तो टॉपिक वाइज पढ़ाते चले जाते। क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया तो देखना तो पड़ेगा ही। आगे इसमें क्या है कि पूछा गया था कि यह अवधारणा वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहण वित्तीय व्यय के लिए समतुल्य साधन है। अर्थात ये देखिए कि, चलिए हम समझा देते हैं अपनी भाषा में क्या है, क्या क्या पूछ रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, ये बहुत ज़रूरी बात है। लिखा क्या है इसमें है, समझने वाली बात है, समझिएगा। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन समझिए। सरकार जो होती है, कोई भी सरकार, यही बताना चाह रहा है कि जो बजटीय घाटा होता है, इस बजटीय घाटा को कोई भी सरकार मेंटेन कैसे करती है? आप लोग ही बताइए। अगर सरकार का जो बजट है वो घाटे में जा रहा है तो सरकार देश में क्या क्या कर सकती है? सरकार जो कुछ करता है उसका भरपाई जनता को ही करनी पड़ती है। इतना याद रखिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा फ्रांस की क्रांति आप लोग को याद होगा। फ्रांस की क्रांति थोड़ा समझा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बस बता रहे हैं। ठीक, फ्रांस क्रांति, इसमें याद रखिए 3 कैटेगरी के लोग होते थे। इसमें एक होता था आम जनता, एक होते थे कुलीन वर्ग, और एक में आते थे राजा। ठीक, तो ये जो आम जनता थी, ये फ्रांस में जितने भी वित्तीय आपात आते थे उन सब की जिम्मेदारी किसके पास जाती थी? आम जनता के पास, क्योंकि ये क्या पे करते थे? टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो ये कुल मिला के फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो टैक्स पे करने की वजह से अत्यधिक टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसमें जो एक समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी देश में क्रांति हुई है, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है? टैक्स होता है। तो सरकार जब भी घाटे में जाती है तो अपने घाटे को किस हिसाब से मेंटेन करती है? टैक्स के हिसाब से, टैक्स लेके या कर बढ़ा के। किसके ऊपर बढ़ाया जाता है कर? आम जनता के ऊपर। तो बस यही हम लोग को समझना था। इसमें क्या है, इसमें सरकार अपनी बजटीय घाटा कहाँ कहाँ से मेंटेन करती है वही पूछ रहा। तो सरकार अपने बजटीय घाटा को या तो कर आरोपण कर देगी, मतलब कर बढ़ा देगी, तो कर के माध्यम से सरकार अपने बजटीय घाटा को मेंटेन करती है, अथवा मुद्रा मुद्रित करके। मुद्रा मुद्रित मतलब मुद्रा मुद्रित करके।
तो ये दो ऑप्शन है सरकार के पास। तो सरकार जब भी सरकार का घाटा, बजटीय घाटा बढ़ जाता है तो सरकार देश में क्या कर देती है, करों को बढ़ा देती है, ठीक, और क्या कर देती है, नई मुद्रा को मुद्रित कर देती है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, तो जब भी कर बढ़ जाता है, कर बढ़ जाने से जो आम जनता होती है, आम जनता के ऊपर क्या हो जाता है, अत्यधिक क्या जाता है, भार आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो सरकार अपने बजटीय घाटा को, ये पूछा जाएगा तो पूछेगा अगर सरकार अपने बजटीय घाटा को कहाँ कहाँ से मेंटेन करती है, क्या करके, तो एक करारोपण कर देती है, करों को बढ़ा देती है, दूसरा क्या कर देती है, नई मुद्रा को मुद्रित कर देती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ये होता कैसे, सरकार का बजटीय घाटा बढ़ कैसे जाता है, तो याद रखिए ऋण ग्रहण से, समझते चलिए, थोड़ा सा लिखते चलिए, किससे, ऋण, इधर नहीं आया तो इधर लिख देते हैं, किससे, चलिए समझा रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग जो है गड़बड़ है, मैनेज करिए। क्या है, सरकार का बजटीय घाटा कैसे बढ़ जाता है, सरकार का बजटीय घाटा बढ़ने का जो मेन रीजन होता है, यदि सरकार क्या करता है, ऋण ग्रहण करता है, अर्थात कब, जब का सरकार किसी अन्य देश से ऋण लेता है, या सरकार जब अपना बॉन्ड जारी करता है और यही बॉन्ड आम जनता को बेचकर जनता से क्या करता है, पैसा को ग्रहण करता है, तो उसका जो सरकार का बजटीय घाटा होता है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। चलिए इसे आगे देखा जाए, एक और पेज में देखेंगे तो क्या था टॉपिक, सरकार का बजटीय घाटा। तो इसमें पहला कारण क्या था, तो पहला क्या हो गया, करारोपण, दूसरा क्या हो गया, मुद्रा मुद्रित, तीसरा क्या हो गया, हाँ जनता से, नहीं ये तो नहीं, ये तो हो गया कि सरकार बजटीय घाटा को कम कैसे करती है, कम कैसे करती है, तो इसके दो कारण है, देश में कर को बढ़ा दिया जाता है और नई मुद्रा को मुद्रित कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन तो अलग था, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बजटीय घाटा बढ़ कैसे जाता है, बजटीय घाटा बढ़ा कैसे, ठीक। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो जब सरकार क्या कर लेता है, अत्यधिक ऋण ग्रहण कर लेता है, क्या ग्रहण कर लेता है, अत्यधिक ऋण ग्रहण कर लेता है, अर्थात देश से कर्जा लेता है, या कोई भी माध्यम हो सकता है ऋण लेने का, कोई भी कारण हो सकता है, वो तो प्रेजेंट सरकार पर डिपेंड करती है वो किस वजह से ऋण को ग्रहण करती है, लेकिन ऋण ग्रहण करने से सरकार का बजटीय घाटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ जो है सरकार का बजटीय घाटा बढ़ा है, याद रखिए वो ये बढ़ा है, कम करने के उपाय ये हैं, नहीं तो कहो बढ़ा है, ये नहीं समझिए। लेकिन यदि बजटीय घाटा बढ़ा तो कैसे बढ़ा, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है ऋण ग्रहण, अत्यधिक ऋण ग्रहण करने से, या फिर जब सरकार क्या करती है, अपने बॉन्ड जारी करती है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, सरकार का बॉन्ड होता है, एक पत्रलिपि होती है, सरकार अपना बॉन्ड जारी करता है और वो किसको दे देता है, ये जनता को दे देता है, और इसके बदले ये जनता से क्या ले लेता है, पैसा। ये भी कारण है कि सरकार का बजटीय घाटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दो कारण इसके बजटीय घाटा बढ़ने का, पहला जब कभी सरकार का बजटीय घाटा बढ़ता है तो सरकार ऋण ग्रहण होता है, और ऋण, पहला तो ऋण ग्रहण, दूसरा तब जब सरकार अपना बॉन्ड जारी करता है, और बॉन्ड किसे देता है, प्रतिलिपि किसे देता है, जनता को। समझो पेज होता है, कागज समान होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है, सरकार किसे देता है, जनता को, और उस बॉन्ड के बदले जनता से क्या ले लेता है, पैसा। तो इससे भी सरकार का बजटीय घाटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। चलिए ये तो समझ में आया। आगे तो ये क्वेश्चन हमको लगता है समझ में आ गया होगा, सरकार का बजटीय घाटा कैसे बढ़ता। अच्छा, ये जो इतना बात हो रहा है, ये कि सरकार का बजटीय घाटा बढ़ जाता है तो कम कैसे किया जाता है, तो उसने बताया करारोपण बढ़ा के, कर में वृद्धि करके, या नई मुद्रा को मुद्रित करके। सरकार का बजटीय घाटा जब बढ़ता है, सरकार क्या करता है, अत्यधिक ऋण ग्रहण की होती है, या सरकार जो होता है वो बॉन्ड जारी करता है, उस बॉन्ड को किसे देता है, उस बॉन्ड को देते हैं जनता को, जनता को उसके बदले क्या मिलता है, उनको पैसा मिलता है। ये सारी बातें जब की जाती हैं, ये सारी बातें एक अवधारणा होती है, वो अवधारणा का नाम है, यहाँ देखिए ध्यान से, इसे नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से, इसका अवधारणा है रिकार्डो समतुल्यता। यह किसके तहत बात किया जा रहा है, रिकार्डो समतुल्यता, याद रखिए, क्योंकि यहाँ आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है याद करने की,
ठीक, रिकॉर्ड समतुल्यता। तो जब कभी रिकॉर्ड समतुल्यता की बात की जाएगी तो उसमें याद रखना दो ही चीज़ पे चर्चा होगी, सरकार का बजटीय घाटा बढ़ता कैसे, उसे कम कैसे करें, तो करारोपण के माध्यम से मुद्रा मुद्रित करके सरकार। और दूसरा क्या होगा कि बजटीय घाटा बढ़ कैसे गया, तो सरकार अतिरिक्त ऋण ग्रहण करती है या सरकार अपना बॉन्ड जारी करती है और जनता से उसके बदले क्या लेती है, पैसा उधार लेती है, जिससे क्या हो जाता है, ये सरकार का बजटीय घाटा बढ़ जाता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग का बन के तैयार होगा। सोचे 25 मिनट में केवल 2 ही क्वेश्चन हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग ध्यान से आराम से देखते हुए चल रहे हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें आ गया जीडीपी। पूछा है कि एक कंपनी है, चलिए बहुत बढ़िया समझा रहे हैं इसे। पूछा है जापान की एक कंपनी है और इसे समझाएंगे भी हम। जापान की एक कंपनी है, जापान की एक कंपनी है। पूछ रहा है कि जापान की कंपनी जो है, अगर जापान की कंपनी कुछ उत्पादन कर रही है, और उत्पादन कहाँ कर रही, खूब ध्यान समझिए ताकि अभी इसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारा देश है 141 करोड़ वाला भारत, आर्थिक विशाल जनसंख्या को धारण किए हुए भारत। तो मान लीजिए कि जापान की एक कंपनी है जो कहाँ पे है, कहाँ है ये, तो ये है भारत में, और भारत में कुछ उत्पादित कर रही है। क्या कर रही है, उत्पादित। तो चलिए बताइए ये भारत के लिए क्या कहलाएगी, क्या भारत के जीएनपी में शामिल होगा या भारत के जीडीपी में शामिल होगा, ये क्वेश्चन है, सोच के बताइए। बताइए, तब तक हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोचिए, अगर आता हो तो बताइए। चलिए हम बता रहे हैं। क्या है कि ये तो पूछ रहा है कि जापान की एक कंपनी है जो भारत में कोई चीज़ को उत्पादित कर रही है, बना रही है, ठीक। तो चलिए यहाँ 2 क्वेश्चन आता है। तो पूछ रहा है क्या जो जापान की कोई कंपनी भारत में कुछ उत्पादित कर रही है तो वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा या जीएनपी में शामिल होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब कभी भी कोई विदेश की कंपनी भारत में आती है और भारत में आके वो कुछ चीज़ या कोई भी चीज़ का उत्पादन करती है, तो उस कंपनी के द्वारा जो भारत में उत्पादन किया जाता है तो वो भारत के कहाँ ऐड होता है, सकल घरेलू उत्पाद में या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसे। चलिए हम समझा रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी आप ऐसे समझिए, भारत में यदि कोई कंपनी है, मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आई जिसका नाम था फोर्ड। क्या नाम था, फोर्ड। पता नहीं इंग्लिश हमारा बहुत गलत है, फोर्ड समझिए, फोर्ड। तो अमेरिका की कंपनी आई फोर्ड, और अमेरिका की कंपनी फोर्ड जब भारत में आई तो यहाँ पे वो क्या बनाई, कार। अब ये जो कार बिकेगा तो इसका पैसा भारत के कहाँ शामिल होगा, क्या वो भारत के जीडीपी में शामिल किया जाएगा या भारत के जीएनपी में शामिल किया जाएगा। तो याद रखिए, वो भारत के कहाँ शामिल किया जाएगा, जीडीपी में शामिल किया जाएगा, जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है और वो जो कुछ उत्पादित करती है उस उत्पादन किए हुए वस्तु का जो हम निर्धारण करते हैं तो भारत के जीडीपी में करते हैं, जीएनपी में नहीं करते। अर्थात हम ये समझेंगे कि जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, वो भारत में उत्पादित की गई वस्तुओं अर्थात अंतिम वस्तु। जीडीपी में क्या क्या आता है, जीडीपी में भारत में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु। कब, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित, रटना नहीं समझना है, आ जाएगा, समय अवधि में। तो एक निश्चित समय अवधि में भारत में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और प्लस सेवाओं की जो गणना की जाती है वही क्या कहलाती है, वही जीडीपी कहलाती है।
अर्थात भारत एक साल में अपने देश के अंदर जो कुछ उत्पादित करता है, अर्थात हम ऐसे कहें कि एक साल के अंदर भारत में जो कुछ उत्पादित होता है, चाहे वो विदेशी कंपनियों के द्वारा उत्पादित किया गया हो भारत में, और चाहे वो भारतीयों के द्वारा उत्पादित किया गया हो, इसमें दोनों को काउंट करेंगे। चाहे कोई विदेश की कंपनी भारत में आई हो और एक साल के अंदर जितना भी चीज़ का उत्पादन किया हो, और भारत भी जितने भी चीज़ का उत्पादन किया होगा, अर्थात भारत में विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी मिलके जितना भी सामान को बनाती हैं एक साल के अंदर अंदर, उनकी अंतिम वस्तु, मतलब जो एक साल का अंतिम वस्तु भी बना होगा एक साल में वो, और जितनी भी सेवाएं होगी वो, तो भारत में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, और उनके अंतिम सेवाएं, इन दोनों को मिला लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक, अर्थात इसे समझेंगे कि जापान की एक कंपनी जब भारत में आई थी और वो जब सामान बनाई थी, सामान का उत्पादन की थी, तो सामान का जो उत्पादन हुआ था, उत्पादन से जो पैसा कमाया गया था वो भारत में कहाँ ऐड किया गया था? वो भारत के जीडीपी में ऐड किया गया था। कहाँ ऐड किया गया था? जीडीपी में। ठीक, इतना समझ में आ गया कि किसी भी देश के द्वारा अपने देश में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देखिए, किसी भी देश में उत्पादित की गई, चाहे वो भारतीय कंपनी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, सब मिल के एक देश में जो जितना भी सामान बनाते हैं वो अंतिम वस्तु और जो सेवाएं होती हैं उसे जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। तो ये जीएनपी क्या है? चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है जीएनपी में। अब ये जीएनपी क्या है? इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब याद रखिए, अभी हम चर्चा किए थे कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आए तो विदेशी कंपनी के द्वारा, अर्थात जो जापान की कंपनी आई थी, उस जापान की कंपनी के द्वारा उत्पादन की गई वस्तु, और प्लस भारत के कंपनी के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु, ये दोनों के जो अंतिम वस्तु होंगे, जो लास्ट अंतिम वस्तु होगा, समझ रहे हैं आप लोग, प्लस जो सेवा होगी, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जीडीपी। ठीक, लेकिन जीएनपी थोड़ा सा अलग है। ये जीएनपी क्या होगा? ये जीएनपी याद रखिए, ये जीएनपी क्या होता है? तो देश के अंदर, याद रखिए, भारतीयों के द्वारा, सिर्फ भारतीयों के द्वारा, अगर अपने देश में सिर्फ भारतीयों के द्वारा, याद रखिए देश के सीमा के अंदर की बात कर रहे हैं, तो भारतीयों के द्वारा, सिर्फ भारतीयों, कोई विदेशी कंपनी इसमें ऐड नहीं होगी, भारतीयों के द्वारा अपने ही देश में, इसमें सिर्फ अपने ही देश का पैसा काउंट किया जाएगा, तो भारतीयों के द्वारा अपने ही देश में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवा। तो ये समझिए, तो जीएनपी क्या होता है? इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात जो जीएनपी होता है, जीएनपी में क्या होगा कि भारत के द्वारा, याद रखिए कोई विदेशी कंपनी नहीं रहेगा, और भारत के द्वारा अपने ही देश के अंदर, याद रखिए भारत के द्वारा अपने ही देश के अंदर, सीमा के अंदर, अर्थात भारत के अंदर भारतीयों के द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाएं जो होती है वो क्या होती हैं? वो होती हैं जीएनपी। अर्थात अगर हम लोग जीएनपी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे जीडीपी। अगर हम लोग ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, चलिए बता रहे हैं हम, यहाँ समझने की कोशिश करिए ताकि ये समझ में आ गया तो समझिए कि इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया। समझिए, जब भी हम लोग को जीएनपी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को पता है जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है कि एक देश में, देश के अंदर और देश के बाहर भारतीयों के द्वारा, समझिए ऐसे समझिए, आप लोग समझा रहे हैं, समझिए कि ये समझिए, ये है जापान है और ये है भारत। मान लीजिए जापान की कंपनी कहाँ आई? भारत में। अब भारत की कंपनी कहाँ गई? जापान में। अब क्या होगा? जीडीपी में क्या होगा? इन दोनों के द्वारा जो पैसा कमाया जाएगा भारत के लिए, उसे कहाँ ऐड करेंगे? जीडीपी में।
जीएनपी इसका क्या होगा, हम लोग क्या क्या जीडीपी क्या होता है, तो इसमें जीडीपी में से क्या कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, कैसे जीएनपी निकालेंगे, तो जीडीपी में से जीएनपी निकाला कैसे जाएगा, तो जीडीपी में से हम उतना पैसा निकाल दें, उतना पैसा निकाल दें जो देश के बाहर बने वस्तु से प्राप्त हुई हो। ठीक, समझ में आया, तो ये होता है जीएनपी। ठीक, तुमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जीएनपी समझ में आया। जीएनपी क्या होगा, तो हम लोग जीडीपी में से विदेशी पैसा को आप निकाल दें तो उसे क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, हाँ, तो ये होता है जीएनपी। एक बार फिर से देख लें, एक बार बस थोड़ा सा, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी क्या होता है, किसी देश के द्वारा देश के बाहर प्लस देश के अंदर कमाया हुआ पैसा क्या कहलाता है, जीडीपी। किस में काउंट किया जाएगा, जीडीपी में। जीएनपी क्या होता है, किसी भी देश के द्वारा अपने ही देश के अंदर क्या होता है, कमाया हुआ पैसा होता है। याद रखिए, तो यही था। अब इसमें क्या पूछा था कि भारत में अवस्थित एक जापानी कंपनी कार कंपनी का उत्पादन जापान के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा, नहीं। तो याद रखिए, ये जो जीएनपी होता है, हमेशा जीएनपी किसी भी देश के लिए, जीएनपी क्या होता है, किसी भी देश के लिए जीएनपी वह पैसा होता है जो उस देश के निवासियों के द्वारा अपने ही देश में कमाया गया हो, किसी देश के बाहर जाकर कमाया ना गया हो। जीडीपी क्या होता है, किसी देश के द्वारा, चाहे अपने देश के अंदर चाहे वो किसी विदेश में, जो कुछ वस्तु उत्पादित की गई करके उससे जो पैसा कमाया जाता है वो जीडीपी में शामिल होता है। जबकि जीएनपी में अपने ही देश के सीमा के अंदर अपने ही देश के निवासियों के द्वारा कमाया गया पैसा होता है। चलिए, समझ में हमको लगता है आ गया होगा, आगे चले। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलो देखा जाए, ध्यान से देख ले, तो है क्या सा क्वेश्चन है, व्यापक मुद्रा प्रचलन। एक क्वेश्चन है, व्यापक मुद्रा प्रचलन में क्या क्या शामिल होता है। चलिए यह समझा जाए। व्यापक क्वेश्चन है, व्यापक मुद्रा परिचालन। ठीक है, चलिए ये देखा जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि व्यापक मुद्रा परिचालन में मुद्रा के साथ कौन कौन शामिल होता है, अर्थात व्यापक मुद्रा परिचालन में क्या क्या शामिल होता है। तो एक अभी क्वेश्चन आया कि व्यापक मुद्रा परिचालन में मुद्रा के साथ क्या क्या शामिल होता है। तो व्यापक मुद्रा परिचालन में मुद्रा के साथ व्यापक मुद्रा परिचालन में जो होता है, मुद्रा के साथ क्या कौन कौन सी मुद्रा शामिल होती हैं, तो वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं। थोड़ा सा रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप समझेंगे तो, बस समझिए थोड़ा सा। तो पूछ रहा है कि व्यापक मुद्रा परिचालन में मुद्रा के साथ क्या क्या शामिल होता है। तो पहला जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक और डाकघरों के पास रखे सावधि जमाए। इसे समझिए, समझा रहे हैं इसे हम सिंपल परिभाषा में। क्या कह रहा है कि जो व्यापक मुद्रा होती है, व्यापक मुद्रा में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं। तो व्यापक मुद्रा उसे कहते हैं, व्यापक मुद्रा अर्थात जो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा होता है, जो डाकघरों के पास पैसा होता है, इन सभी पैसा को हम लोग किसके तहत देखते हैं, व्यापक मुद्रा के तहत देखते हैं। और प्लस में क्या होता है, बैंकों के पास रखी मांग जमाए। ठीक, तो याद रखिए। अब चलिए समझा रहे हैं क्या है। पहला यह क्या पूछ रहा है कि व्यापक मुद्रा परिचालन में मुद्रा के साथ क्या क्या शामिल होता है। तो याद रखिए, व्यापक मुद्रा परिचालन में मुद्रा के साथ वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए पैसे और डाकघरों के पास रखे गए
जो जमा होती है अर्थात जमा पूंजी को शामिल किया जाता है। दूसरा क्या इसमें क्या शामिल होता है, बैंकों के पास रखी गई मांग जमा होता है। ठीक है, अगर इसमें आ गया कि आरबीआई के पास रखे गए जो जमा पैसा होता है तो आरबीआई का पैसा इसमें शामिल नहीं होता। तो याद रखिए, ये बस यही याद रखिए, आरबीआई का पैसा इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछे व्यापक मुद्रा परिचालन में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा हुआ पैसा, डाकघरों के पास रखा हुआ पैसा और बैंकों के पास रखी गई मांग जमा जो होती है, क्या होती है, मांग जमा, कहाँ शामिल होती है, व्यापक मुद्रा में। जबकि आरबीआई के पास रखा हुआ पैसा इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ये नोट करने वाला पॉइंट था कि आरबीआई का पैसा इसमें शामिल नहीं होता। चलिए आगे देखा जाए। पांचवा क्या है, ये अगर हम लोग देखें तो हाँ चलिए इसे समझा रहे हैं। क्वेश्चन है कि चलिए इसे समझाएंगे हम। ये है, मान लीजिए ऐसे समझिए, तो ये मान लीजिए ये कोई सड़क है। क्या है, सड़क। अब ये सड़क कई प्रकार के डेवलपर के द्वारा तैयार की जाती है। कई प्रकार के डेवलपर होते हैं। डेवलपर क्या होता है, जो इसे तैयार करते हैं, डेवलपर के द्वारा तैयार की जाती है। तो उस डेवलपरों के द्वारा ढेर सारे मॉडल भी प्रयोग किए जाते हैं। तो मान लीजिए ये सड़क बनाया जा रहा है। अब ये सड़क बनाने में कई प्रकार के डेवलपर काम करेंगे और कई प्रकार के सड़क बनाने की अपनी मॉडल होती है। इसमें कई प्रकार के मॉडल होते हैं। जैसे हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला मॉडल है BOT मॉडल। तो कोई भी सड़क बनाने में 4 प्रकार के मॉडल प्रयोग होते हैं। हम चारों मॉडल देख लेंगे। पहला कौन सा मॉडल है, BOT मॉडल। कौन सा, BOT। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, एक मिनट, हाँ, इसे कहेंगे बिल ऑपरेट। इसे कहेंगे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बस। इसे कहेंगे बिल, इसे कहेंगे बिल ऑपरेट। बिल ऑपरेट, अरे चल नहीं रहा है, बिल ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल। समझिए इसमें क्या है, ये समझा रहे हैं। तो मान लीजिए किसी देश में एक सड़क बन रही है। सड़क डेवलपर के द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा कई प्रकार के मॉडल प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई डेवलपर, मान लीजिए ये एक प्रकार का डेवलपर है, ये अगर कौन सा मॉडल को अपना रहा है, अगर ये BOT मॉडल को अपना रहा है, अर्थात बिल ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल, तो ये है BOT अर्थात बिल ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल। याद रखिए ये बहुत जरूरी है। कौन सा मॉडल है, एन्युटी मॉडल। तो इसमें क्या होगा, तो ये डेवलपर जब इस राजमार्ग का क्या कर देगा, इस राजमार्ग का निर्माण कर देगा, तो क्या हो जाएगा कि ठीक है, तो मान लीजिए ये जो डेवलपर था, जो कौन सा मॉडल प्रयोग किया, BOT मॉडल प्रयोग किया, बिल ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल का प्रयोग करके ये राजमार्ग को बनाया। तो ये राजमार्ग बनाने के पास इसे किसे ट्रांसफर कर देगा, इसे सरकार को सौंप देगा। किसे सौंप देगा, तो BOT मॉडल में क्या होता है, सरकार वो सड़क बनने के बाद, राजमार्ग बनने के बाद राजमार्ग को एक निश्चित समय अवधि के बाद किसे सौंप दिया जाता है, सरकार को सौंप दिया जाता है। और सरकार इसका शुभारंभ करने के बाद, इसमें जितना भी पैसा लगा होता है उसे किसे भुगतान कर देती है, उसे डेवलपर को क्या कर देता है, भुगतान कर दिया जाता है। चलिए समझाए। तो BOT जो मॉडल था, BOT मॉडल के तहत था, बिल ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल के तहत जब कोई डेवलपर राजमार्ग का निर्माण करता है, तो राजमार्ग निर्माण हो जाने के बाद उसे डेवलपर क्या करता है, सरकार को सौंप देता है। और सरकार इस सड़क का शुभारंभ होने के बाद डेवलपर को जितना पैसा इसमें लगा था उसका क्या कर देता, उसका भुगतान कर देता। अर्थात ये ऐसा मॉडल है कि BOT एक ऐसा, समझे BOT एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार क्या कहती है कि एक डेवलपर को ये
टेंडर देती है किसे सड़क बनाना है। जब वो डेवलपर उस सड़क को बना के तैयार कर देता है तो बने हुए सड़क को सरकार को सौंप देता है और सरकार उसका शुभारंभ करने के बाद उसको उसमें जितना पैसा लगा होता है डेवलपर को पैसा दे देता है। ये होता है बीओटी अर्थात बिल ऑपरेट एंड ट्रांसफर यूनिटी मॉडल, बीओटी मॉडल। इसी का दूसरा मॉडल क्या है समझिए। इससे का एक और मॉडल है, एक है सिर्फ, इसका दूसरा मॉडल क्या है, बीओटी टोल मॉडल। कौन सा मॉडल होता है, बीओटी टोल मॉडल। ये तो आप लोग को पता होगा, टोल टैक्स वाला। तो मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें एक सड़क बनाया गया, ठीक। इसमें जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, अगर कोई डेवलपर किस मॉडल पर सड़क बना रहा, बीओटी टोल मॉडल। कौन सा मॉडल, बीओटी टोल मॉडल। तो उसमें क्या करेगा, डेवलपर जब सड़क निर्माण करेगा, क्या करता है, सड़क निर्माण करता है तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये डेवलपर जो है, अर्थात जब बीओटी टोल मॉडल के तहत कोई डेवलपर सड़क को बनाता है तो वो क्या करेगा, उस बने हुए सड़क पर क्या करेगा, टोल टैक्स लेगा। और इसे टोल टैक्स के माध्यम से अपना लगाया गया पैसा वापस लेगा। अर्थात इसी सड़क पर टोल टैक्स लेकर वो जितना भी पैसा इसमें निवेश किया रहेगा उसकी पूरी लागत क्या कर लेगा, निकाल लेगा और उसके बाद उसके सरकार को सौंप देगा। ठीक है, इसमें याद रखिए, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी भुगतान नहीं होता। जबकि बीओटी एन्युटी मॉडल में भुगतान सरकार करता है तो उसमें किसी प्रकार का पैसा डेवलपर को नहीं लगाना होता, शुरू में लगाना होता है, बाद में उसका पूरा पैसा भुगतान कर दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी भुगतान नहीं होता। बहुत ज़रूरी है, अगर पूछा कि बीओटी टोल मॉडल के तहत कोई डेवलपर सड़क का निर्माण करता है तो क्या उसे सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है, नहीं, सरकार के द्वारा इसमें एक भी पैसा भुगतान नहीं किया जाता है। इसमें डेवलपर खुद ही सड़क बनाता है, बनाई गई सड़क पर क्या लेता है, टोल टैक्स लेता है। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट आ गया, इसमें आ गया ईपीसी मॉडल। कौन सा मॉडल रहेगा, ईपीसी मॉडल। सड़क बनाने की ईपीसी मॉडल क्या होती है, कौन सा मॉडल, ईपीसी मॉडल। चलिए इसमें देखा जाए क्या होता है ईपीसी मॉडल। तो ये सड़क बनाने की मॉडल, इसे कहेंगे इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो याद रखिए, ईपीसी मॉडल के तहत यदि कोई सड़क बनाया जाता है, कौन सा मॉडल के तहत, ईपीसी मॉडल के तहत जब कोई सड़क बनाया जाता है, किस मॉडल के तहत, ईपीसी। अभी देखिए, अरे सॉरी, ईपीसी अब समझ में तो आ ही गया, लिखे थे। अगर ईपीसी मॉडल के तहत कोई सड़क बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, ईपीसी मॉडल में तो ईपीसी मॉडल में क्या होता है कि इसमें सरकार क्या करेगा, इसमें सरकार जो होगा, सरकारी, एक मिनट, इसमें जो सरकार होता है, सरकार निजी इंजीनियरों की क्या करता है, नीलामी कराता है। क्या कराता है, नीलामी। ये याद रखिए, ईपीसी मॉडल में क्या होता है, सरकार निजी इंजीनियरों की क्या कराती है, नीलामी कराती है। ठीक, नीलामी कराने के बाद क्या करता है, सरकार अपने ही पैसों पर क्या कराती है, सड़क निर्माण कराती है। और सड़क निर्माण कराने में जितना पैसा आता है उसका वहन कौन करती है, सरकार करती है, प्लस इनको पैसा कौन देती है, सरकार। तो याद रखिए, ईपीसी मॉडल क्या होता है, ईपीसी मॉडल में सरकार जो होता है वो निजी इंजीनियर जो होते हैं, ठीक, प्राइवेट इंजीनियरों को, बड़े बड़े इंजीनियरों को क्या कराती है, नीलामी कराती है और उन्हें सारे कच्चे माल उपलब्ध कराती है। और सड़क निर्माण में जितना भी पैसों का वहन होता है, जितना भी पैसा खर्च होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, सरकार लेती है। ये ईपीसी मॉडल होती है। ठीक, तो पहले बीओटी एन्युटी मॉडल में क्या किया गया था, बीओटी एन्युटी मॉडल में पहले जो डेवलपर होता है सड़क को बनाता है, सड़क बनने के बाद सरकार को सौंप देता है, उसके बदले से पैसा मिलता है। बीओटी टोल मॉडल में क्या होता है कि
ब्यूटी टोल मॉडल में जो होता है, कोई भी जो कंपनी होती है सड़क बनाती है, सड़क से सड़क पर क्या लेती है, टोल टैक्स लेती है, उसी के माध्यम से अपना जो लगाया हुआ पैसा होता है वापस लेती है और लाभ कमाती है। जबकि सड़क बनाने के ईपीसी मॉडल में क्या होता है, इसमें सरकार खुद निजी कर्मचारियों की नीलामी कराता है, उन्हें सारे कच्चे माल उपलब्ध कराता है, सड़क तथा उनसे क्या कराता है, सड़क निर्माण कराता है, उसमें सारा पैसा खुद ही लगाता है। ठीक है, समझ में आया। एक और है इसमें है एक और मॉडल है HAM, इसे कहेंगे हाइब्रिड यूनिटी मॉडल। कौन सा मॉडल? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM मॉडल। ठीक है, ठीक है। तो HAM मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है? इसमें सरकार क्या करती है, इसमें जो भी डिजाइन होगा, सड़क की जो भी डिजाइन होगी, इसके लिए सरकार क्या है कि पहले 5 साल में सड़क निर्माण लागत की 40% पैसा क्या कर देती है, पे कर देती है। तो HAM मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो होती है, इसमें जो होता है, जो डिजाइन होती है सड़क की, उसमें जितना भी पैसा लगना होता है, सरकार क्या करती है, पहले 5 साल में उसका 40% पैसा क्या करती है, पे कर देती है। बाकी जो पैसा, शेष जो पैसा होता है, वो सड़क बनने के बाद क्या कर देती है, बनाई गई कंपनी को पे कर देती है। तो चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अभी समस्या होंगी, आवाज़ बहुत आएगा, बाकी क्लास हम लोग कल देख लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। तो आज 5 क्वेश्चन हम लोग का बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है।